राधे राधे मित्रों, आज हम कुंडली में सीखेंगे तुला लग्न और वृश्चिक लग्न। यानी तुला लग्न की कुंडली देखेंगे और वृश्चिक लग्न। अगर लग्न में लग्न यहाँ लिखा हो और लग्न में 7 लिखा हो तो यहाँ पे आप समझ लीजिए हमारी कुंडली तुला लग्न की है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक वही आपसे निवेदन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक हम आपको बता चुके हैं मेष लग्न की कुंडली के बारे में, वृषभ लग्न की कुंडली के बारे में, मिथुन की, कर्क, सिंह, कन्या, यहाँ तक इनके योग कारक कौन से ग्रह होते हैं और हमारे इष्ट देव कौन से होते हैं। डिग्री बता चुके हैं पिछले चैप्टर में और राशियाँ बता चुके हैं और ग्रह कौन से हैं। 12 घर होते हैं, घर वहीं रहते हैं, ये राशियाँ हैं 12। आपको मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनका सीक्वेंस बिल्कुल इसी तरह रहता है। 1 नंबर जहाँ पे होगा वो मेष कहलाएगा। अगर 2 नंबर कहीं लिखा हो तो आप समझ लीजिए वृषभ है। 3 नंबर अगर लिखा हो तो समझ लीजिए मिथुन है। 4 नंबर लिखा हो तो समझ लीजिए कर्क है। 5 नंबर लिखा हो तो सिंह है। 6 नंबर लिखा हो तो कन्या। 7 नंबर लिखा हो तो तुला और 8 नंबर लिखा हो तो वृश्चिक। 9 नंबर कहीं लिखा हो तो समझ लीजिए धनु। 10 नंबर कहीं लिखा हो मकर। 11 नंबर लिखा हो तो कुंभ। 12 नंबर लिखा हो तो मीन। रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। मेष के स्वामी मंगल होते हैं, वृषभ के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, मिथुन के स्वामी बुध होते हैं, कर्क के स्वामी चंद्रदेव, सिंह के स्वामी सूर्यदेव, कन्या के स्वामी बुधदेव, तुला के स्वामी शुक्रदेव, वृश्चिक के स्वामी मंगलदेव, धनु के स्वामी गुरुदेव, मकर के स्वामी शनि देव, कुंभ के स्वामी शनिदेव, मीन के स्वामी गुरुदेव। तो ये हमारा सीक्वेंस चलता है। डिग्री मैं बता ही चुका हूँ कि 0 से 6 डिग्री अगर किसी भी ग्रह की होती है तो 25% रिजल्ट देता है। 6 से 12 किसी की होती है तो 50% रिजल्ट देता है। 12 से 18 होती है तो 100%। ऐसे करते करते हम लोग डिग्री देखते हैं। देव दानव देखते हैं कि देव गुरु कौन से हैं, दानव गुरु कौन से हैं, उसी से हम योग कारक और मारक निकालते हैं। तो अगर 7 नंबर अगर यहाँ पे लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपके तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न में अगर फर्स्ट हाउस में 7 लिखा हो तो सेकंड हाउस में 8 आ जाएगा, थर्ड हाउस में 9 आ जाएगा, फोर्थ हाउस में 10 आ जाएगा, फिफ्थ हाउस में आपका 11 आ जाएगा, 6 हाउस में आपका 12 आ जाएगा और आपका 7th हाउस में 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देख लीजिए तुला लग्न की कुंडली है। एक बार और आपसे गुजारिश है कि जो आज हमारा ये चैप्टर 9 देख रहे हैं, मैं 8 पार्ट तक पढ़ा चुका हूँ और जो अभी नए जुड़े हैं तो उनसे मैं आग्रह यही करूँगा कि वो हमारे पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर को पढ़ के तभी आएँ। ऐसे सीधे डायरेक्ट इस चैप्टर पे मत आइए वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस से आप वो चैप्टर देखते हैं। उसमें बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मैं भी सीख चुका हूँ ये, और मुझे क्या दिक्कत आई थी वही याद मैं एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ जिससे आपको बहुत इजी वे में सारी चीज़ें समझ में आए। जब भी कभी बैठिए या किसी की कुंडली का विवेचन करिए तो आप उसको एकदम पूर्णतः समझा सकते हैं कि नहीं, तुम्हारा ये ग्रह खराब है और ये ग्रह अच्छा है, इसके रिजल्ट ऐसे मिलेंगे, इसके रिजल्ट ऐसे मिलेंगे। सब कुछ समझा सकते हैं, किसी की भी ज़रूरत आपको ना पड़े। ये आपको कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कोई भी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को बताया। मैं एक एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ जो भी मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं कोई गलती ना हो जिसको आपके ऊपर से निकल जाए। आपको हर चीज़ समझाना है मुझे, और मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि एक चीज़ 2 चीज़ बचा के रख लिया। कहते हैं गुरु गुरु और चेला चेला। मैं चाहता हूँ आप मेरे भी गुरु बने और 10 आदमियों के सामने खड़े हों, चैलेंज के साथ
खड़े हुए 10 ज्योतिष टॉप के ज्योतिष के सामने खड़े हों और उसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप सीधे उनसे टक्कर ले सकें। इस तरह की मैं थोड़ा सा ज्योतिष सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो ध्यान से हर चीज़ को देखिए और पढ़िए। उसको नहीं समझ में आता बार बार मेरे वीडियो देखिए, उसमें समझिए। बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बेसिक अगर छूट गया, आधा ज्ञान जी का जंजाल होता है, आपने सुना ही होगा। तो उस तरह से आप मत पढ़िए, एक एक चीज़ को देखिए किस तरह कौन सा योग कारक बनता है, कौन सी राशि है, कैसे एक एक घर को लेकर मैं चल रहा हूँ। इसीलिए योग कारक का पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कई चीज़ें आती हैं, सूर्य से अस्त भी आता है और कई योग बनते हैं, राजयोग बनते हैं, विपरीत योग बनते हैं, नीच भंग है, कई सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। बस आप मेरी पूरी वीडियो देखिए और अच्छी तरह समझिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर 7 लग्न में या 7 अगर आपकी तुला लग्न की कुंडली है तो आपकी कुंडली में कुछ इस तरह के संख्या उसमें लिखी होगी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ग्रह कहीं भी बैठ सकते हैं, मंगल शुक्र बुध। मंगल यहाँ भी बैठ सकते हैं, शुक्र यहाँ भी बैठ सकते हैं, शनि यहाँ भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। ग्रह की बात, हाउसेस वही रहेंगे, राशियाँ बस बदलती रहती हैं। राशियाँ बदलेंगी इधर से उधर, उनका चक्र घूमता रहेगा। और राशियाँ बदलने का सबसे पहले हम बता भी चुके हैं कि कोई भी राशि बढ़ेगी आगे तो ऐसे बढ़ेगी, ये नहीं कि इधर ऐसे घूम जाए। हमेशा ऐसे 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 इसके सीक्वेंस चलते रहते हैं। इस तरह ये फिर ये इस तरह सीक्वेंस चलता है। आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आते हैं तुला लग्न में। अगर योग कारक ढूंढेंगे हम, योग कारक और मारक कौन से होते हैं हमारे, ये बताएंगे। तो योग कारक अगर तुला लग्न की कुंडली है, 7 नंबर यहाँ लिखा है शुक्रदेव, यानी शुक्रदेव हमारे लग्नेश हुए तो योग कारक सबसे पहले क्या बन गए, शुक्रदेव। इसके बाद सेकंड हाउस में 8 बैठे हैं, 8 नंबर है। 8 नंबर आपकी मंगल देव की राशि है यानी वृश्चिक। अब यहाँ पे वृश्चिक है और हम देखेंगे अपना वही पॉइंट, अष्टम टू द्वादश। अष्टम टू द्वादश का मतलब अगर लग्नेश का यहाँ पे बैठी राशि मित्र है तो योग कारक, और अगर शत्रु है तो मारक। अब आप देख लीजिए, मंगल इनके शत्रु हैं, चंद्र इनके शत्रु हैं, बृहस्पति इनके शत्रु हैं, सूर्य इनके शत्रु हैं, ये आपस में मित्र हैं, ये आपस में मित्र हैं। इनकी शत्रुता इनसे है, इनकी शत्रुता इनसे है, इनकी शत्रुता इनसे है, इनकी बुध एक ऐसे हैं, मंगल चंद्र को छोड़ के सभी से मित्रता है इनकी। अब यहाँ पे है तुला। तुला यानी शुक्र के ये शत्रु हैं, परम शत्रु मंगल। तो ये क्या होंगे, इनको अष्टम द्वादश की थ्योरी के अनुसार इनको मिलेगा मारक स्थिति में, अपने मंगल आ जाएंगे मारक स्थिति में। फिर आइए बृहस्पति देव, इनको एक स्थान मिला है आपका ज़्यादा मेहनत का, और इनकी दूसरी राशि है 12 नंबर की, एक भाव मिला है त्रिगभाव, यानी दोनों ही घर इनके अच्छे नहीं हैं, दोनों ही घर ठीक नहीं हैं, इसलिए ये मारक में चले जाएंगे। यानी यहाँ भी बृहस्पति क्या हो गए आपके मारक। अब हम आते हैं चौथे हाउस में 10 नंबर, यानी आपका हो गया शनिदेव, और इनसे इनकी मित्रता भी है और तभी इन्होंने इनको हाउसेस भी अच्छे दिए हैं। एक तो त्रिकोण का हाउस, दूसरा केंद्र का हाउस। तो ये हमारे बन गए योग कारक। दोनों घर अच्छे हैं। ये घर कहलाता है सुख सुविधा और माता से सुख, गाड़ी मकान सारी चीज़ें होती हैं, और ये संतान का है और आपका बुद्धि का है, नौकरी शिक्षा सब इसी से देखा जाता है। तो आ गए शनिदेव हमारे योग कारक। फिर इसके बाद आते हैं 12वें नंबर पे, बता ही चुका हूँ बृहस्पति पहले ही मारक हो गए हैं। 1 नंबर अष्टम द्वादश की थ्योरी के अनुसार
ये भी शत्रु हैं, मंगल हैं, इनको पहले ही लिख चुके हैं हम। इसके बाद आ जाइए 2 नंबर, ये वृषभ शुक्रदेव की है, तुला भी शुक्रदेव की है, और लग्नेश होने के कारण इन्हें त्रिक का गलत घर का दोष नहीं लगता, इसलिए ये योग कारक ही रहेंगे। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर, ये हमारी नवा घर मिला है आपको 3 नंबर यानी मिथुन, बुध देव इसके स्वामी हैं, बुध देव को मिला है। बुध देव की एक राशि और है 6 नंबर यानी कन्या। अब कन्या ये भी गलत घर है, लेकिन त्रिकोण में बैठी राशि को त्रिक भाव का दोष नहीं लगता। मैंने यहाँ भी बताया है, इधर भी यही है, त्रिक भाव होने के कारण त्रिक भाव का दोष इनको नहीं लगेगा, क्योंकि ये त्रिकोण में है। तो बुध देव हमारे क्या हो गए, योग कारक हो गए। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे, ये चंद्रदेव, इनको भी अच्छा कर्म का, जॉब का, किस क्षेत्र में कितना कमाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, उसका है। तो चंद्रदेव भी हमारे योग कारक हो गए। अब देखिए 5वां, अब ये घर 5वां घर आता है, लक्ष्मी स्थान भी है, और लक्ष्मी स्थान के साथ साथ ये छोटी मोटी बीमारियों का स्थान है, तो इसलिए, और इनके शत्रु भी हैं, तो इसलिए सूर्य भगवान को इनको दे दिया सम की संख्या, यानी जिस किसी के साथ भी ये बैठेंगे उसका वैसे ही ये रिजल्ट देंगे। आप समझ लीजिए, मारक ग्रह हमारे कौन हो गए, तुला लग्न में मारक ग्रह हो गए हमारे मंगल और बृहस्पति, और योग कारक ग्रह कहलाए शुक्र, शनि, बुध, चंद्र। यानी जब भी आपकी दशा, अंतरदशा मंगल या बृहस्पति की चलेगी, तो ये कहीं भी बैठे हों, अगर यहाँ बैठे हैं मंगल, तो आपका ये माता से अनबन बनाएंगे, आपको गाड़ी लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये वाहन का भी घर है, मकान नहीं बनने देंगे, उसमें आपको रुकावटें पैदा करेंगे। इसी तरह बृहस्पति अगर यहाँ पे हैं, तो बृहस्पति भी आपको सारी चीज़ों में अड़चने करेंगे। और योग कारक है, योग कारक यहाँ शुक्र बैठे हैं, तो आपको अच्छा मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सुख सुविधा मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। योग कारक ग्रह का ये होता है, चाहे शनि बैठे हों, शनि अगर यहाँ बैठे हैं तो भी आपको सुख सुविधा सारी चीज़ें देंगी। बस ये है कि अगर शनि त्रिक भाव में चले गए, तब वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, इस घर के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देंगे, जब तक आपको नीच भंग योग या ना हो जाए। आपको एक आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा नीच भंग, जैसे आते हैं, तो अगर यहाँ पे आप ये देख रहे हो, अगर त्रिक भाव में चले गए शनिदेव, तो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, जब तक इनका सही घर में बैठना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके बाद आ जाइए आप बुध भी अच्छे स्थान पे अगर रहेंगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं कि इस कुंडली को हम सबसे पहले कैसे विवेचन करेंगे। नंबर 1, राशियाँ देखेंगे कि हमारी राशियाँ कौन सी कहाँ किस स्थान पे बैठी हैं, और हमारे ग्रह कौन कौन से कहाँ पे बैठे हैं। अंश देखेंगे, उनकी डिग्रियाँ क्या है। देव दानव यानी योग कारक को मारक ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे कि हमारे योग कारक ग्रह कौन से हैं। योग कारक यानी जब भी उनकी अंतरदशा और दशाएं चलेंगी, तब वो अच्छे रिजल्ट देंगे, और जब क्या कहते हैं आपका मारक होगा और उनकी अंतरदशा और वो चलेंगे, तो वो खराब रिजल्ट देंगे। इस तरह ये विवेचन करते हैं इसका। फिर आ जाते हैं हम गोचर पे। गोचर में हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम की स्थिति यानी जिस समय आज का दिन है, तो आज के दिन में गोचर की स्थिति देखते हैं। और गोचर में ये देखते हैं चारि शनि, राहु, केतु, बृहस्पति,
ये 4 ग्रहों की स्थिति ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि ये 4 स्थिति ज़्यादा टाइम तक हमारे राशियों में रहते हैं। तो इसलिए गोचर में शनि, राहु, केतु, बृहस्पति की स्थिति देख के ही हम आकलन करते हैं। फिर उसके बाद दशा देखते हैं कि किसकी क्या दशा चल रही है, उस दशा के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आते हैं। अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा और आपकी प्रत्यांतर दशा, महादशा, ये सब चलती है। फिर आता है दृष्टि। दृष्टि भी हम आपको समझा चुके हैं कि इसके बाद दृष्टि देखते हैं। तो दृष्टि, 7वीं दृष्टि हर एक ग्रह की होती है। आपकी मंगल की भी 7वीं होगी, शुक्र की भी 7वीं होगी, बुध, चंद्र, सूर्य, शुक्र, आप गुरु, शनि, सबकी 7वीं दृष्टि होती है। राहु, केतु, सबकी 7वीं दृष्टि होती है। लेकिन 3-4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी 2-2 दृष्टियां अलग हैं। आपको बता दें कि जैसे गुरु की 7वीं के अलावा 5वीं और 9वीं है, दृष्टि 5वीं और 9वीं है। इसी तरह गुरु हो गया आपका, राहु, केतु, उनकी भी 5, 7, 9 होती है दृष्टि। इसके बाद आ जाइए मंगल की 7वीं दृष्टि के अलावा 4 और 8 एक दृष्टि और है। यानी अगर यहाँ मंगल जी यहाँ बैठे हैं, मंगल देव, तो 7वीं दृष्टि देखेंगे इस घर में, और साथ में उनकी 4, 7, 8 यानी 1, 2, 3, 4 इस घर में भी अपना इफेक्ट डालेंगे इस घर के अकॉर्डिंग। और 8, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 यानी इस घर पे भी रिजल्ट देंगे, वो इस घर को भी देखेंगे। तो ये हो गई मंगल की। अब शनि की भी 3 दृष्टि होती हैं, 3, 7, 10, 3, 7, 10 शनि की होती है। यानी 7वीं दृष्टि तो होती यहाँ पे असर डालेंगे अगर शनि यहाँ बैठे हैं। और उसके अलावा 1, 2, 3 यानी तीसरे घर यहाँ भी देखेंगे वो, और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे भी देखेंगे आपके इस वाले ग्रह में, पहले घर में, जहाँ पे आपका आपके लग्नेश में देखेंगे। तो ये होती है दृष्टि से आप पता करते हैं किस किस की दृष्टि कैसी है। 5, 7 बाकी सबकी 7 दृष्टि होती है। केवल बृहस्पति, शनि, राहु, केतु की दृष्टि अलग अलग होती है। 2 दृष्टियां सबसे अलग रहती हैं। अब ये आज हमने जान लिया तुला लगन की। अब आ जाते हैं हम जल्दी से, तुला के बाद आता है वृश्चिक लगन की। देखिए वृश्चिक लगन होगा तो 8 नंबर यहाँ पे लिखा होगा, 8 नंबर। अगर 8 यहाँ पे है तो 9 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 10 तीसरे हाउस में आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 7। अब देखिए अगर इस तरह के नंबर्स आपके में लिखे हों तो आप समझ लीजिए कि हमारी वृश्चिक लगन की कुंडली है, जिसके लग्नेश मंगल देव हैं। ये लग्न में बैठा कोई भी राशि चाहे 8 हो तो मंगल देव हो गए, यानी लग्नेश मंगल देव हो गए। अगर यहाँ पे धनु होंगे तो लग्नेश आपके बृहस्पति देव हो जाएंगे। तो वृश्चिक लगन की अगर कुंडली है तो मंगल देव, आप इसके मंगल देव पूरे होलसेल इंचार्ज हो गए। मंगल देव की आप पूजा करिए, आराधना करिए, उनके बीज मंत्र पढ़िए, ऑटोमेटिक आपकी कुंडली सकारात्मक उसमें जाने लगेगी। तो अब देखते हैं इसके योग कारक। सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ पहले ही से। योग कारक जल्दी से निकाल लेते हैं। अगर लग्नेश है तो सबसे पहले योग कारक कौन हुए? मंगल देव। उसके बाद अब देखिए अष्टम द्वादश की थ्योरी, ये इनके बृहस्पति देव और मंगल आपस में मित्र हैं। मंगल और बृहस्पति आपस में मित्र हैं, तो ये क्या हुए? ये भी बृहस्पति देव भी योग कारक हो गए। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग तीसरे हाउस में। अब तीसरे हाउस में 10 और 11,
अब यहाँ देखिए, ये घर थोड़ा सा मेहनत वाला है, शनिदेव हैं, और ये घर प्रोफेशन का है। एक घर बहुत अच्छा है, एक घर थोड़ा सा मेहनत वाला है। तो ये आ गए आपके सम में, शनिदेव आ गए सम में। जैसे जिसके स्थान पर बैठेंगे वैसे ही रिजल्ट देंगे। बस शर्तें देखनी है कि दशा किसकी चल रही है। अगर वो पॉजिटिव घर पे होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मान लीजिए यहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं, मान लीजिए इस घर में बैठे हैं, ये 5 नंबर की राशि है, शनिदेव यहाँ बैठे हैं। सम की मैं परिभाषा आपको बता रहा हूँ, सम क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है समझना। इसमें लोग बहुत गलती कर देते हैं विवेचन करने में। शनि अगर यहाँ पे बैठे हैं, अब 5 नंबर हमारे सूर्य अगर योग कारक हैं तो इसका रिजल्ट आप शनिदेव योग कारक के ही में अच्छे रिजल्ट देंगे। और यही कहीं अगर मारक हैं, शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं और ये राशि मारक है, तो क्या करेंगे, शनिदेव अपने गलत रिजल्ट देंगे, उसको मारक जैसे रिजल्ट देंगे। हर काम को यहाँ जो कर्म है उसको बिगाड़ेंगे, जॉब नहीं लगने देंगे, किस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में अड़ंगा लगाएंगे ये। तो ये हो गया आपका सम की परिभाषा। चलिए आ जाते हैं, शनिदेव हो गए हमारे सम। और अब देखिए 12वीं राशि हमारी मीन, यानी गुरुदेव। बृहस्पति हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे 9 और 12 बृहस्पति हो गए। अब 2 नंबर यानी वृषभ राशि, और मंगल के बहुत अति शत्रु हैं ये दोनों राशि में आते हैं। शुक्रदेव, इनकी मित्रता इन सभी से है और इनसे शत्रुता है। तो मंगल तब मारक स्थिति में क्या आ गए, सबसे पहले शुक्रदेव आ गए मारक ग्रह में सबसे पहले आपके शुक्रदेव आ गए। उसके बाद बुध एक राशि ये त्रिभाव में है, दूसरी भी लक्ष्मी स्थान है, साथ में बीमारी, छोटी मोटी बीमारियों का भी स्थान है, और इनके शत्रु भी हैं मंगल देव के। तो इन्होंने इनको डिपार्टमेंट ही ऐसा दे दिया, ये भी अपने मारक में आ गए बुध देव। अब आ जाइए, ये त्रिकोण के हैं तो इसलिए अपने आप ही ये योग कारक कह रहेंगे। त्रिकोण में कोई भी राशि हो वो योग कारक ही होती है। 5वां सूर्यदेव, ये भी इनको अच्छा है, सूर्य भी हमारे योग कारक हो गए। अब 6 का मैं बता ही चुका हूँ, 7वां वृषभ को बता ही चुका हूँ। अब हमारा क्या हुआ, मारक में आ गए शुक्र बुध, सम में आ गए शनिदेव, और मंगल बृहस्पति चंद्र सूर्य ये हमारे योग कारक हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा, योग कारक ग्रहों की जब भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा या सूक्ष्म दशा चलेगी, वो अपने अपने जहाँ भी बैठे होंगे अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं। शुक्र बुध की जब जब दशा चलेगी और अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, जो भी दशा इनकी चलेगी, वो आपके किसी भी हाउस में बैठे होंगे अड़ंगे लगाएंगे जब तक कि उनको आप सौम्य ना कर दिया जाए, उनकी मारक क्षमता को बेअसर कर दिया जाए, तभी हो सकते हैं। या तो इनकी एक तो डिग्री कम हो या विपरीत राजयोग मिल जाए। अगर इनका विपरीत राजयोग हो जाता है तो ये अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, योग कारक से भी बढ़ के राजयोग देंगे, तभी ये पॉसिबल है। वरना मारक हैं तब वो अपना रिजल्ट जिस घर में करेंगे इनकी दशा में वो दिक्कत पैदा करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है। आज के इष्ट देव, देखिए इष्ट देव मैं छोड़ देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी कुंडली में थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे आप वृश्चिक लगन के और तुला लगन के इष्ट देव कमेंट्स में करके बताइए, मैं जान जाऊंगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम
यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम धनु और मकर को पढ़ाएंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। राधे राधे।